गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और अपन लोगों ने जो केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया था उसका जो अपना लास्ट टॉपिक था वो था आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। ठीक है, तो देखिए इसके आगे जो आज का टॉपिक है वो है आपकी सक्रियण ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए बेटा, यहाँ पे होता क्या है, जैसे अपन कोई भी रिएक्शन है उसके जब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है उसके लिए अगर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके लिए जो प्रोफाइल डायग्राम बनता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया चाहे कैसी भी हो उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसमें एनर्जी में क्या चेंजेज आते हैं। कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान जो एनर्जी के जो चेंजेस आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं उसको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से शो करते हैं। देखिए जैसे आपके पास मैंने यहाँ पे ये बनाया, ये आपका कोई भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, उसमें देखिए ये आपका है रिएक्टेंट्स और यहाँ से ये किस में जा रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपन लिखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे ये क्या है आपका एनर्जी चेंज। और स्पेशली जब बात की जाती है एनर्जी चेंज तो कौन से वाली, पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है। और यहाँ पे देखिए ये है आपके रिएक्टेंट्स और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता क्या है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे और ये जो रिएक्टेंट्स हैं जब रिएक्शन कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होंगे, इनकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ती है और ये एनर्जी यहाँ तक जाएगी, फिर वो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर आप एनर्जी की बात करो तो ये जो एनर्जी लेवल है यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, इस एनर्जी को कहा जाता है आपकी सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको EA से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट देखिए यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या कहलाएगी आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का मतलब ही सिंपली ये होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होते हैं तो उस दौरान जब वो सक्रिय होते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही क्या कहलाती है, उसकी सक्रियण ऊर्जा। देखिए यहाँ से ये जो आपका जीरो लेवल है, यहाँ से यहाँ तक की जो इनकी एनर्जी होती है उसको बोलते हैं आपके औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या कहलाती है आपकी, एवरेज एनर्जी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। क्या है आपकी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी लेवल, ये आपका प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का चेंज है वो क्या कहलाता है आपका, रिएक्शन एनर्जी, रिएक्शन एनर्जी। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए होता क्या है, जैसे आप एक जनरल इक्वेशन की बात करो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात करो तो वहाँ पे रिएक्टेंट्स है, उनके पास क्या होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अब देखिए जैसे आपके पास आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 100 मॉलिक्यूल्स अगर आप लोगों ने लिए हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे 2 या 3 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 0 हो, 2-4 की क्या हो आपके 4 या 5 के आसपास हो, किसी की 10-15 हो, किसी की 50 से 60 के बीच में एनर्जी हो, तो टोटल क्या है, किसी की और भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अपन ने उन सब मॉलिक्यूल्स की एक औसत ऊर्जा मान ली कि ये आपकी एनर्जी का मान जो रिएक्टेंट्स लिए हैं उसकी एनर्जी का मान ये है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है।
ठीक है। तो क्या होगा, उन रिएक्टेंट्स जो आपके अभिकारक है उनमें रिएक्शन होने के लिए आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा, टक्कर होगी, और उसके दौरान उनकी एनर्जी में चेंज आएगा। अरे दो चीज़ों को आपस में अगर आप टक्कर करवाते हो, उनमें कोलिजन होता है, तो आप लोगों को ओबियस पता है कि वहाँ पे क्या होगा, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वहाँ पे एक एनर्जी इतनी इस पॉइंट पे जाके, यह प्रत्येक अभिक्रिया के लिए फिक्स होता है कि यहाँ पे ये अगर इस लेवल तक पहुँच गया, उसके बाद में यहाँ पे किसका निर्माण होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इसी को बोलते हैं सक्रियत संकर, सक्रियत संकर का फॉर्मेशन होता है। और इस सक्रियत संकर के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि ये एनर्जी को रिलीज़ करेंगे और उसके बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हमेशा ध्यान रखना कि जो आप लोगों को पहले भी मैंने समझाया था कि कोई भी जो रिएक्शन होती है उसमें जब रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स आपस में क्रिया करते हैं, उसके बाद में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो आपके जो रिएक्शन है वो अगर एक्सोथर्मिक होगी, ऊष्माक्षेपी होगी, तो उस दौरान क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। और अगर आपकी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी है, तो आपके अभिक्रिया वो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। ठीक है, ऊष्माशोषी में अवशोषण, ऊष्माक्षेपी में आपका एनर्जी का रिलीज होगी। तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, एक बार दोबारा समझिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, मैं यहाँ पे अभिक्रिया लिख देती हूँ। जैसे आपके पास क्या है, जैसे आपके पास है AB किससे रिएक्शन कर रहा है, CD से रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, आपका AC और BD का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपके क्या है, रिएक्टेंट्स है, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब देखिए ये जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के बाद में क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये A और B के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, टूटना शुरू करेगा, और C और D का बॉन्ड भी टूटना शुरू करेगा। ये जो C और D जब भी रिएक्शन होगी तो अभिकारक अणुओं के बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो तो ब्रेक होते हैं, और जो प्रोडक्ट जो है उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों बॉन्ड टूट रहे हैं, ये भी इससे टूट रहा है, और ये एक किसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, C के साथ, और B D के साथ। तो ये वाली जो आपके बीच की अवस्था होती है इसी को बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रियत संकर। एक तरीके से सक्रियत संकर को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो ये हो जाएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं और उत्पाद के अणुओं के बीच की वह अवस्था जिसमें अणुओं के या परमाणुओं के मध्य आपके आंशिक बंध पाए जाते हैं, वो क्या कहलाती है, आपके सक्रियत संकर कहलाता है। और इस सक्रियत संकर की जो एनर्जी का मान होता है वो रिएक्शन में सबसे ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ देखिए, अगर आप इसमें यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसकी एनर्जी का मान देखो तो कितना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी का मान इसी का है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी तो और भी कम है। ठीक है, अब प्रोडक्ट यहाँ पे भी बनता है तो भी ये यहाँ तक आ जाएगी। अगर आपकी अभिक्रिया क्या है, एंडोथर्मिक है, तब आपके ये लेवल यहाँ तक आ जाएगा, और क्या होगा। और लेकिन एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पर्टिकुलर अगर किसी भी आप टर्म्स को आप डिफाइन करना चाहो तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए सबसे पहले दहली ऊर्जा क्या होती है, दहली ऊर्जा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, दहली ऊर्जा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी क्या कहलाएगी, आपकी दहली ऊर्जा। क्योंकि जब तक यहाँ तक आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी, मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक की। नेक्स्ट देखिए आपके पास सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण क्या ऊर्जा क्या हो जाएगी, सक्रियण ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी है। तो इसको आप ऐसे डिफाइन करोगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा के अतिरिक्त वह ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है, क्या कहलाती है? आपकी सक्रियण ऊर्जा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में औसत अणुओं की जो ऊर्जा है उसके अतिरिक्त वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि आपके अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है, क्या कहलाती है? आपकी सक्रियण ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन एनर्जी, अभिक्रिया, इसको बोलते हैं अभिक्रिया ऊर्जा। अभिक्रिया ऊर्जा क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तथा अभिकारक अणुओं के बीच की जो ऊर्जा का अंतर है वो क्या कहलाता है? आपका रिएक्शन एनर्जी या अभिक्रिया ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में अगर आप लोग लिख रहे हो सक्रियत संकर। सक्रियत संकर क्या हो जाएगा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं तथा उत्पाद अणुओं के बीच की वह अवस्था जिसमें परमाणुओं के मध्य केवल आंशिक बंध पाए जाते हैं, आपका क्या कहलाता है? सक्रियत संकर। और सक्रियत संकर की जो ऊर्जा का मान होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कहने का मतलब रिएक्टेंट इतनी एनर्जी पहले लेगा और उसके बाद में एनर्जी रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मेंशन करें अपन, तो देखिए अगर रिएक्टेंट की एनर्जी सपोज 3 है, 3 जूल, 3 किलो जूल, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? 1 है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये आपका 7 है। तो एक तरीके से एक सिंपल बता रही हूँ मैं यहाँ पे, जो आपका एवरेज, सबसे पहले देखिए ये यहाँ से 0, ये लेवल है 3 पे आ गया, ये लेवल आपका 7 पे आ गया और प्रोडक्ट वाला 1 पे है। अगर आप इसको सिंपली ऐसे समझना चाहो तो क्या हो जाएगा? आपका एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3। एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3 जूल। या सिंपली इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी है, अभिकारक अणुओं की एनर्जी कितनी है, तो वो भी कितनी हो जाएगी? 3। देखिए दहली ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी? 7 जूल या 7 किलो जूल। अगर किलो जूल में लेकर रखा है तो किलो जूल। ठीक है, 7 किलो जूल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का इन कितना हो जाएगा? 7 - 3 कितनी हो जाएगी? 4 किलो जूल। अगर आप यहाँ पे रिएक्शन एनर्जी की बात करो तो प्रोडक्ट में से, या मतलब इन दोनों के बीच का अंतर देखना है तो ये कितना हो जाएगा? 2 किलो जूल। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके पास डेफिनेशन आती है सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, दहली ऊर्जा क्या है, सक्रियत संकर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आराम से आप लोग इनको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, सक्रियण ऊर्जा के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आरेनियस इक्वेशन। देखिए अभिक्रिया का जो वेग होता है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक, क्योंकि आपको पता है अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उसके वेग नियतांक के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। तो वेग नियतांक का मान बढ़ेगा तो वेग का मान भी बढ़ेगा। ओबियस है, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग नियतांक का मान बढ़ रहा है तो क्या होगा? आपका वेग का मान भी बढ़ेगा। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है उसमें ये बताया जाता है आरेनीय समीकरण में कि आपका जो टेम्परेचर है उसको आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो तो वहाँ पे जो वेग नियतांक है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है आरेनीय समीकरण। देखिए सबसे पहले जो आरेनीय समीकरण थी वो वॉन हॉफ ने दी थी, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ताप का जो आपके वेग नियतांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले किसने बताया था? वॉन हॉफ ने बताया था। और आरेनियस ने
अभिक्रिया वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता के लिए एक समीकरण दी थी जिसको क्या बोलते हैं, आरेनीय समीकरण। ठीक है, और ये आपकी जो आरेनीय समीकरण होती है वो होती है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, आरेनियस ने अभिक्रिया वेग नियतांक पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए एक इक्वेशन दी थी जिसको क्या बोलते हैं, आरेनीय समीकरण। ठीक है, तो ये जो आपकी आरेनीय समीकरण है, अब अपने को क्या देखना है कि टेम्परेचर का के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, ए जो होता है सबसे पहले के क्या है, वेग नियतांक। ठीक है, ए क्या है आपका, इसको बोलते हैं चरघातांकी गुणांक, चरघातांकी गुणांक, या फिर इसी का एक नाम और होता है आपका आरेनियस गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, आरेनियस गुणांक। ठीक है, इंग्लिश में इनको इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो ई होता है और इससे पहले क्या लगा हुआ है आपका ए, तो इसको बोलेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी इसको बोला जाता है। तो देखिए ए के 5 नाम हो गए एक तरीके से, चरघातांकी गुणांक, आरेनियस गुणांक, प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपका, और नेक्स्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ई ए क्या है, ई ए है आपकी सक्रियण ऊर्जा। क्या है, सक्रियण ऊर्जा। देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट आपका आर क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट। क्या है, गैस नियतांक। और गैस नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये क्या है आपके आर की वैल्यू। अब ये आर की वैल्यू आप कौन से यूनिट में ले रहे हो वो भी डिपेंड करता है, जूल में ले रहे हो, कैलोरी में ले रहे हो, लीटर एटमॉस्फेयर में ले रहे हो, लीटर बार में ले रहे हो, बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो यूनिट है उसके साथ ये वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टी क्या है आपका, टेम्परेचर। टी क्या है, ताप, और ये हमेशा किस में लिया जाता है, केल्विन में। तो ये देखिए ये है आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से अगर इस अभिक्रिया जो आपका इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का अगर आप एल एन ले लेते हो तो दोनों तरफ अगर आप एल एन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एल एन के, और फिर हो जाएगा एल एन ए, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ई की पावर ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो एल एन के, और ये हो जाएगा एल एन ए प्लस एल एन, ये तो ई है और ये इसकी पावर ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, एल एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग कितने पे लिया जाता है, ई बेस पे। तो एक चीज़ बताइए, जनरली जब आप लोगों को बताया जाता है कि log 10 की वैल्यू 1 आती है, तब इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, बेस 10 लिया है तभी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एल एन ई लेते हो तो इसका मान भी कितना आता है 1, इसका मान भी कितना आएगा 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है ये ई बेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जिस बेस पे आप कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो उसी बेस पे उसी की वैल्यू ले रहे हो तो इसका मान कितना आ जाता है 1। तो यहाँ पे एल एन ई जो है इसका मान कितना आ जाएगा 1, और ये आपका जो क्या है, ये तो पावर में है, पावर हमेशा आगे आ जाती है। ठीक है, तो आप अगर इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये यहाँ तक आ चुका है। फिर आप इसको एल एन ई बेस ई पे लोगे तो ये 1 आएगा, इस 1 को मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बस आप लोग यहाँ पे ये देखिए जो आपके आरेनीय समीकरण है, इसी आरेनीय समीकरण को एल एन की फॉर्म में कैसे लिखते हो। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, एल एन है उसको अगर आप किस में कन्वर्ट करोगे, लॉग में, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 2.303 से क्या करते हो मल्टीप्लाई।
2.30 से 2.303 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये भी लिख सकते हो। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपके पास? इक्वेशन नंबर 3। अरे ln को log में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगर इस पूरी इक्वेशन में 2.303 का भाग दे दे तो क्या आएगा? इसमें भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा? log k। अगर इसमें आप 2.303 का भाग दोगे तो क्या बचेगा? log a। और इसमें भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ई ए अपॉन 2.303 आर टी। देखिए इसके बजाय अपन इसको इक्वेशन नंबर 3 दे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ से ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आरएनएस जो इक्वेशन है उसकी फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड ये हो जाए एलएन के फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग के फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आरएनएस समीकरण ही है, लेकिन अपने को बेसिकली पढ़ना क्या है? आरएनएस जो समीकरण है उसमें जो टेम्परेचर है उसको आप इंक्रीज करते हो तो उस दौरान आपके जो वेग नियतांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने को मेनली वो स्टडी करनी है, ठीक है। तो देखिए इफ T1 या ऐसे लिख लेते हैं कि ये आपके T1 टेम्परेचर है तो K1 का वो K की वैल्यू कितनी है? K1 यदि टेम्परेचर T1 है तो आपका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1। अगर आपके पास टेम्परेचर T2 है उस कंडीशन में आपके पास रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा? K2। ये आप लोगों ने माना है कि अगर आपके पास टेम्परेचर T1 है तो आपका वो जो रेट कांस्टेंट है, वेग नियतांक है, उसका मान क्या है? 1। अगर टेम्परेचर T2 है तो आपके पास जो रेट कांस्टेंट या वेग नियतांक है उसका मान क्या है? K2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रही हूँ log K1 इज इक्वल टू log A ये माइनस ये है आपका ई ए अपॉन 2.303 आर T1। अगर आप लोगों ने ये T1 माना है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? K1, ठीक है। ऐसे ही अगर आप log K2 के लिए लिखो तो ये हो जाएगा log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट अपने को क्या करना है, ये जो आपकी इक्वेशन है इस इक्वेशन में इसको घटाना है, ठीक है। ये जो आपकी सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें से क्या करना है आपको? K1 मतलब इस फर्स्ट इक्वेशन को घटाना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log K2 माइनस log K1, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू घट जाएगी तो हो जाएगा log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। ये आपका वैल्यू है, इसमें से घटाना किसको है? इसको घटाना है, सॉरी, log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। ये आपका क्या है? T1, ठीक है। अगर आप इसको आगे सोल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो log K2 अपॉन K1 लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको पहले भी बताया था मैंने कि अगर आपके पास ऐसा कुछ हो तो उसको खोल के कैसे लिखते हो? ये जो आपका है इसको ऊपर और माइनस लगा के नीचे वाला, ठीक है। तो ये आपको लिखा जाएगा log K2 अपॉन K1। यहाँ से देखिए log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। अब देखिए ये अगर इसको आप खोलोगे तो ये हो जाएगा log A हो जाएगा, ये माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर T1।
हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए log a, ये तो आपको प्लस में और ये माइनस में है, log a से तो log a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो नेगेटिव साइन के साथ है ये तो आप लोगों ने कैंसिल कर ही दिया। ठीक है, ये नेगेटिव साइन के साथ है उसको बाद में लिख लो, और ये जो पॉजिटिव साइन के साथ है उसको पहले लिख लो। तो देखिए अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 और ये आर, ये कॉमन आ गया। ठीक है, और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/T1 माइनस 1/T2। इन दोनों को काटने के बाद में आपके पास दो आपके ये टर्म्स बची है। आपको क्या करना है, इसमें से पहले तो कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन 2.303, आर तो बाहर कॉमन आ गया, और इसमें से 1/T1 बच गया, और इसमें से नेगेटिव वाले में से 1/T2 बच गया। ठीक है, तो देखिए इसको आगे और सोल्व करते हैं। उससे पहले देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक इक्वेशन बताई ये वाली, ठीक है, एक सेकेंड इक्वेशन ये, थर्ड इक्वेशन ये वाली, और फिर आगे आपके पास जो फोर्थ इक्वेशन आती है उसको देखते हैं। मैं इसको यहाँ से रफ कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इसको देखते हो तो आगे क्या सोल्व करने पे आगे क्या हो जाएगा, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1, और ये क्या है T1 T2। आपको क्या करना है, T1 T2 आपका LCM आ गया, ये आपका T2 बचेगा इधर, और इधर T1 आएगा। तो ये है आपके पास समीकरण नंबर 4। ऐसे ही देखिए इसको आपने log के फॉर्म में लिखा है, इसी को अगर आप ln के फॉर्म में लिखते हो तो ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए अपॉन आर। अगर ln के फॉर्म में ले रहे हैं तो वैसे भी आपको पता है 2.303 नहीं आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 T2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए आरएनए जो समीकरण है उसके मैंने 5 फॉर्म बताई है, ये पांचों ही आपके आरएनए जो समीकरण है उसके ही अलग अलग रूप है। ये नहीं है कि हाँ बस केवल ये वाली आरएनए समीकरण है। शुरू में मैंने आप लोगों को आरएनए समीकरण बताई थी, ए वो k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आई थी ln k इज इक्वल टू ln ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। नेक्स्ट थर्ड ये वाली इक्वेशन है, फोर्थ ये है, और फिफ्थ ये है। ये आपके जो 5 इक्वेशन है, ये पांचों के पांचों जो इक्वेशंस हैं वो आरएनए जो समीकरण है उसी के अलग अलग रूप है। अब ये आरएनए समीकरण है वो काम में क्या आती है, ये काम में आती है आपकी ई ए, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर आपको K1 और K2 की वैल्यू दे रखी हो और T1 और T2 की वैल्यूज़ दे रखी हो तो आप उस कंडीशन में ई ए का मान निकाल सकते हो। ई ए मतलब सक्रियण ऊर्जा का मान निकाल सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो उस दौरान आपके जो रेट कांस्टेंट है उसमें क्या चेंजेस आते हैं उसको आप आरएनए समीकरण से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए अब आपके पास जो 5 समीकरण आई है, एक बार मैं पांचों समीकरणों को एक साथ लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखो देखिए अगर पांचों समीकरणों को आप एक साथ लिखोगे तो ऐसा कुछ आएगा आपके पास कि जो आपका सबसे पहली इक्वेशन कौन सी थी, k इज इक्वल टू, सबसे पहली थी आपके पास k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, पहली इक्वेशन ये थी। नेक्स्ट सेकंड आई है आपके पास ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। नेक्स्ट आएगा आपके पास log k इज इक्वल टू log a माइनस
ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन आएगी आपके पास लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 और ये T1 T2। नेक्स्ट इक्वेशन है ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर T2 माइनस T1 और T1 T2। ये पांचों के पांचों जो इक्वेशन है वो क्या है, आपके आर्यनीय समीकरण के अलग अलग रूप है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपके आर्यनीय समीकरण है वो टेम्परेचर पर डिपेंड, मतलब आर्यनीय समीकरण में जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है। अब इन समीकरणों से अपन अलग अलग ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप पहली वाली ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए, अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा, रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ेगा या घटेगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ध्यान से समझना इसको, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो एक चीज़ देखना, ई ए अपॉन आर टी इसका मान क्या हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो सॉरी माइनस, अभी माइनस को बाद में लगाएंगे, ई ए अपॉन आर टी। अगर ये वैल्यू बढ़ाते हो तो ओवरऑल जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से कम हो जाएगी। अगर आप इसमें t की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ई ए अपॉन आर टी, अगर किसी भी बड़ी संख्या का भाग दोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और कम हो जाएगी तो ये नेगेटिव साइन के साथ क्या चेंज आएगा उसमें, ई ए अपॉन आर टी। अगर कोई भी संख्या नेगेटिव में आपके क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर e की पावर बढ़ जाएगी तो k का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमेशा k की वैल्यू जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए एक बार दोबारा सुनना, इस इक्वेशन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, ई ए अपॉन आर टी घट जाएगा। ठीक है, किसी भी बड़ी संख्या का अगर आप भाग दोगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये संख्या क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है तो कम होने का मतलब ई ए अपॉन आर टी का मान कम हो जाएगा, लेकिन माइनस ई ए अपॉन आर टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये पावर एक्चुअल में बढ़ रही है तो ये इसके समानुपाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप k और t में ग्राफ प्लॉट करते हो, ये आपका क्या है k और ये है आपका t, यहाँ पे क्या है अब टेम्परेचर। अगर k और t में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये हमेशा ऐसा कुछ आता है। कहने का मतलब जो आपका रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने का मतलब एक टाइम देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और फिर इसमें थोड़ा सा ही चेंज करने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो उस कंडीशन में रेट कांस्टेंट या रेट की जो वैल्यू होती है वो जस्ट डबल हो जाती है, मतलब वो फास्ट तरीके से आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अब यहाँ पे आप सीधी रेखा नहीं खींच सकते क्योंकि यहाँ ये क्या है, ई की पावर है, तो ई की पावर का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा अचानक चेंज आएगा। तो देखिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ई ए अपॉन आर टी का मान कम हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी का मान बढ़ जाएगा और के का मान क्या होगा, फाइनली इंक्रीज हो जाएगा या बढ़ जाएगा। के और टी में अगर आप ग्राफ खींचते हो तो ऐसा कुछ ग्राफ आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इस इक्वेशन की बात करो, ठीक है, तो इसमें अगर आप ln k और किसमें 1/t में ग्राफ खींचते हैं तो देखिए ये क्या है आपका ln a और 1/t। इसमें अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे अगर ये देखिए ये कौन सी समीकरण है, y = आपका mx + c। तो c तो हमेशा क्या आता है, इंटरसेप्ट, अंतःखंड का मान आता है, और ये 1/t में है तो 1/t क्या आ जाएगा आपका, इसके साथ तो आप ग्राफ खींच रहे हो, इसमें ग्राफ खींच रहे हो 1/t के साथ, तो ln, सॉरी यहाँ पे क्या है, सॉरी ये आपका ln k,
ठीक है। तो एल एन के और 1/t के साथ अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो यहाँ पे देखिए ये क्या जाएगा आपका, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो क्या आता है आपका स्लोप, ठीक है। और ये जो बची हुई चीज़ है वो क्या आएगी, अंतःखंड या इंटरसेप्ट। ये जो स्लोप आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब आपको रेखा जो सरल रेखा की समीकरण है लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ, तो यहाँ पे देखिए स्लोप क्या आ जाएगा, -EA/r, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंटरसेप्ट, ये जो अंतःखंड होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, इसका मान आ जाएगा आपके पास LNA, ठीक है। एक बार इसको दोबारा यहाँ पे समझिए, जैसे आप लोग जब भी कोई आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो कैसे बनाते हो, y = mx + c। अगर आप इसके साथ यहाँ पे इसके साथ ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी चीज़ इसके साथ क्या होगी, या फिर इसको एक इक्वेशन देके ही समझा देते हैं, इसी इक्वेशन के साथ समझिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, LNK = LNA आपका EA/RT, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 मान सकते हो, अपने को ग्राफ खींचना है 1/t और LNK के बीच में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y = ये होता है आपका mx और ये +c, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस लगा लीजिए, वो तो इंटरसेप्ट सॉरी जो स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव में, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये हमेशा क्या आएगा, आपका स्लोप की वैल्यू होती है और ये क्या आता है आपका अंतःखंड होता है, ठीक है। तो देखिए 1/t और LNK में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो देखिए स्लोप का मान क्या आ जाएगा, -EA/r, ये क्या होता है आपका स्लोप, और ये क्या हो जाएगा आपका अंतःखंड, तो ये क्या आ जाएगा LNA। नेक्स्ट देखिए, अगर आप थर्ड इक्वेशन की बात करते हो तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो चेंज कुछ भी नहीं आएगा, log k और 1/t में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो वही आपके सरल रेखा की समीकरण आएगी, सरल रेखा की समीकरण आएगी। स्लोप की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, -EA/2.303r हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका log a, ठीक है। तो देखिए ये और ये ग्राफ एक ही है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका जो ग्राफ ln और log में से किसके साथ लिया गया है, तो उसमें केवल इंटरसेप्ट का फर्क पड़ेगा, ग्राफ वैसा का वैसा ही आएगा, केवल आपका जो इंटरसेप्ट होता है उसका फर्क पड़ेगा कि इंटरसेप्ट कैसा बनेगा, ठीक है। सॉरी, स्लोप की वैल्यू जो आएगी उसमें क्या होगा, EA/ जो आपके वैल्यू आ रही है उसमें log के साथ ये 2.303 आएगा और यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो कहने का मतलब आप ln के साथ ले रहे हो या log के साथ 1/t का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, उसमें आप ध्यान रखना कि स्लोप की जो वैल्यू आएगी बस वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा, इसमें 2.303 नहीं है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आरेनीय समीकरण। आरेनीय समीकरण अपने को ये बताती है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो हमेशा ही इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो हमेशा ही क्या होता है, इंक्रीज होता है, चाहे अभिक्रिया कैसी भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वेग नियतांक बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, वेग नियतांक वेग के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। तो ये आपके आरेनीय समीकरण के अलग अलग रूप और उससे रिलेटेड 2-3 ग्राफ जो कि जनरली आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आरेनीय समीकरण अपने यूज कहाँ आती है, आपका आरेनीय समीकरण जो होती है वो यूज आती है किसमें, एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करने में, ठीक है। किसमें, एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करने में। अगर आप लोगों को अलग अलग टेम्परेचर पे क्या दे रखा हो, देखिए आरेनीय जो समीकरण है वो अपने को एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताएगी, या जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी कैलकुलेशन करने के बारे में बताएगी कि आप एक्चुअल में अगर आपके पास T1, T2, K1, K2 के मान दिए हुए हो तो उस कंडीशन में आप किसका मान, एक्टिवेशन एनर्जी का मान कैसे निकालते हो। एक एग्जांपल बता रहे हैं, देखिए अगर आप सपोज T1 क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 300 केल्विन। अगर T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है आपके पास 310 केल्विन सपोज, ठीक है। ऐसे ही मान रहे हैं कि आपके पास क्या है
T1 की वैल्यू है 300 केल्विन, T2 की वैल्यू कितनी है आपका 310 310 केल्विन जो आपका टेम्परेचर है। यहाँ पे देखिए अगर इस कंडीशन में K1 अपने को K1 और K2 का मान तो K1 और K2 का रेशियो निकालना है। इन्होंने बताया कि एक्टिवेशन जो आपका एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी का मान सपोज इन्होंने 50 किलो जूल दे दिया, ठीक है। इसमें क्या है कि वो K1 और K2 का रेशियो भी पूछ सकता है आपसे, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। 3-4 चीज़ें हैं, उसमें से एक को छोड़ के बाकी सब चीज़ें गिवन होगी, ठीक है। तो देखिए T1 की वैल्यू 300 केल्विन, T2 की वैल्यू आपका 310 केल्विन और EA एक्टिवेशन एनर्जी का मान इन्होंने दे दिया 50 किलो जूल दे दिया, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी चीज़ें गिवन है तो उस कंडीशन में आप किसका मान निकालो। इन्होंने कहा है कि K2/K1 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका T1 T2 और EA का मान दे रखा है, K2/K1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे लिखोगे, log K2/K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EA/2.303 R, ठीक है। फिर उसके बाद में T2 माइनस T1/T1 T2। तो यहाँ से देखिए आपको निकालना क्या है ये, तो log K2/K1 वैल्यूज रख दीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी का मान कितना है 50 किलो जूल। अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.303 आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल में, 8.314। इसके बाद में देखिए T2 माइनस T1 कितना जाएगा आपका 10, और ये है आपका कितना T1 की वैल्यू है 300 और ये है आपका 310, ये आपके वैल्यूज़ दे दी। तो देखिए अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन करनी है, इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास लगभग जो वैल्यू आती है, ठीक है, एक बार आप कैलकुलेट करके देखना, लगभग आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.29 के आसपास आती है, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू आप इसको इसके अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, किसके 0.30, अरे 0.29 है, उसको मैंने अप्रोक्सीमेट कितना लिखा है 0.301 ऐसे कुछ लिख सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है, वैसे 0.3 भी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। अब देखिए ये अपने पास आंसर किसका है, log K2/K1 की वैल्यू आई है, पूछा क्या है K2/K1 की, तो log को हटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे K2/K1 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यह क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो देखिए K2/K1 क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.3 ये हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए log 2 की वैल्यू कितनी होती है, यहीं पे बता रही हूँ, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, या फिर आप इस वाले पोर्शन को हटा दो, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो एंटी लॉग 0.3 का मान कितना हो जाएगा 2। तो एक तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो K2/K1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास लगभग 2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को जो लॉग और एंटी लॉग है उसमें ये जो आपके मान है उसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मानना पड़ता है, ठीक है, ताकि अपना कैलकुलेशन इजी हो जाए, और बाकी ये चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, और इस एक्टिवेशन एनर्जी के बाद में आपका आरएनएस जो समीकरण है, उस आरएनएस समीकरण में आपका जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालना, रेट कांस्टेंट्स का रेशियो निकालना, एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकालना, किस पे, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो आज आप यहाँ पे आप लोगों ने सीखा है कि जो आपके एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी के बाद में रेट कांस्टेंट्स का रेशियो कैसे निकाला जाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी की आरएनएस समीकरण के द्वारा जो आपका कैलकुलेशन है वो कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ये जो चीज़ें की है उस पर आप और जो न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।